हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आज फाइनली ईपीएस का एग्जाम था, जिसमें मेरा स्टूडेंट भाई एग्जाम को फाड़ चीट दिया है। समझा। एग्जाम को पूरे फाड़ चीट दिया है भाई। 5 मार्क्स क्वेश्चन लेके, 2 मार्क्स क्वेश्चन लेके, और ऑब्जेक्टिव को भी फाड़ चीट दिया है भाई बढ़िया से। ईपीएस का ऑब्जेक्टिव में सब बोल रहा था भाई कि 35 से 35 मारे, सारे स्टूडेंट भाई 35 से 35 मारा है। तो चलिए आज हम लोग अकाउंट क्वेश्चन करने वाला है, और फिर माने कि 12 तारीख के एग्जाम में अकाउंट को फाड़ चीट देना है भाई, छोड़ना नहीं कोई एग्जाम को, फाड़ चीट देना है भाई बढ़िया से। तो ये मॉडल सेट वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज, माने कि 2026 में जो मॉडल सेट जारी किया है बिहार बोर्ड, उस क्वेश्चन को करने वाले हैं हम। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 100 क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप भी चाहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव भाई बढ़िया हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और आप भी चाहते हैं कि 12 तारीख के जो अकाउंट की एग्जाम है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखते हैं भाई क्वेश्चन कहाँ से एक नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से एक नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आगे आपका, ये थोड़ा सा नहीं बड़ा कर लेते ताकि दिखाई देगा भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संस्थान नहीं है, यानी कि एनपीओ संस्था भाई कौन नहीं है। एनपीओ संस्था भाई कौन नहीं है? देखिए आपका कॉलेज एनपीओ संस्था होता है, अस्पताल भी क्या होता है, एनपीओ संस्था होता है, क्लब भी एनपीओ संस्था होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सार्वजनिक कंपनी जो होता है एनपीओ संस्था नहीं होती है, बल्कि लाभ कमाने वाली संस्था होता है भाई। कंपनी क्या करता है? लाभ कमाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनपीओ संस्था भाई कौन हो जाएगा? सार्वजनिक कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता है? जो रिसिप्ट एंड जो पेमेंट अकाउंट होता है कौन सा अकाउंट है? तो भाई क्या है? वास्तविक होता है क्या होता है? रियल अकाउंट होता है आपका। कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग वस्तु और संपत्ति को लिखते हैं, और इसमें सिर्फ नगद लेन देन को लिखा किया जाता है। तो इसलिए कौन सा खाता है भाई? वास्तविक खाता है, क्योंकि वस्तु और संपत्ति का संबंध किससे होता है? वास्तविक खाता से होता है। इसलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता है? आपका रियल अकाउंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, समझाते चलेंगे यार बढ़िया से। अगला क्वेश्चन बोला कि अलाभकारी संगठन बनाते हैं जो लाभ न कमाने वाली जो संस्था होता है, माने कि कौन कौन सा चीज़ें तैयार करती है? तो भाई आय व्यय खाता तैयार करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ऐसे देखिए अलाभकारी जो संस्था होता है भाई 3 चीज़ तैयार करती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करती है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करती है, दूसरा आय व्यय खाता तैयार करती है, और तीसरा आर्थिक चिट्ठा तैयार करती है। याद रखो बढ़िया से यार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ए हो जाएगा, आय व्यय खाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वसीयत को मानना चाहिए, विरासत को मानना चाहिए। भाई विरासत की क्या बोल रहा है? इसको हम लोग वसीयत बोलते हैं, वसीयत को मानना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाई सी हो जाएगा, यानी कि पूज्यत प्राप्ति मानना चाहिए। देखिए इसमें दायित्व भी इसको माना जाता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है भाई। इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा, ए भी सही हो जाएगा और यानी कि सी भी सही होगा, लेकिन ज़्यादा इसको प्रेफर किसको किया जाएगा? तो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा पूज्यत प्राप्ति को किया जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। अगर आपको लगाना है तो सी लगा सकते हैं, न तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है भाई। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बकाया चंदा होता है भाई। तो बकाया चंदा क्या होता है? आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है क्या होता है? संपत्ति होता है। और बकाया चंदा को भाई कहाँ दिखाते हैं? तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। बैलेंस शीट कहाँ दिखाते हैं? संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 1 मिनट रुको भाई, थोड़ा सा नहीं फ्लाइट मोड लगा देते हैं, कॉल बहुत आने लगता है। तो फ्लाइट मोड लगाते हैं, उसके बाद आराम से पढ़ाते हैं यार, कॉल बहुत आता है हमको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलो फ्लाइट मोड लगा दिए। तो बकाया चंदा क्या होता है भाई? संपत्ति होता है। और बकाया चंदा को कहाँ दिखाता है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा भाई, संपत्ति हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सदार का फर्म से क्या रिलेशनशिप होता है भाई? क्या संबंध होता है? तो अभिकर्ता का होता है, यानी कि एजेंट का रिलेशनशिप होता है, और स्वामी का भी रिलेशनशिप होता है भाई। स्वामी की भी होता है रिलेशनशिप। जो सरदार जो होता है फर्म के लिए क्या होता है? स्वामी होता है, और मानने की एजेंट होता है, दोनों हो जाता है इसका आंसर भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे भाई ये स्वामी नहीं दे रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अभिकर्ता से संबंध होता है और स्वामी से, दोनों से होता है। याद रखना बढ़िया से यार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि फर्म के लिए आरम्भ ब्याज क्या होता है? जो फर्म होता है, व्यवसाय होता है, सरदारी फर्म होता है, उसके लिए आरम्भ ब्याज क्या होता है भाई? तो इनकम होता है। और आरम्भ ब्याज कौन देता है? तो सरदार देता है। किसको देता है? फर्म को देता है। तो फर्म के लिए भाई क्या हो गया? इनकम हो गया। और सरदार के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। समझाते समझाते चलेंगे भाई सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सरदार का चालू खाता का शेष होता है। जो सरदार के लिए भाई करंट अकाउंट जो बनता है उसका शेष कैसा होता है? तो डेबिट शेष भी होता है और आपका क्रेडिट शेष भी होता है। तो दोनों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डेबिट शेष और क्रेडिट शेष दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 रख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सरदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। जो सरदार के जो पूंजी पर ब्याज निकाला जाता है, कौन सा पूंजी पर निकाला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राइमिक पूंजी पर निकाला जाता है। सरदार के जो पूंजी पर ब्याज निकाला जाता है, कौन सा पूंजी पर निकाला जाता है? तो ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। कैपिटल इन द बिगिनिंग पर निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ख्याति है भाई, तो ख्याति कौन संपत्ति है? तो अमूर्त संपत्ति है। ख्याति आपका अस्थाई संपत्ति होता है। ख्याति आपका क्या होता है? अस्थाई संपत्ति होता है। ख्याति क्या होता है आपका? अमूर्त संपत्ति होता है, अस्थाई संपत्ति होता है, गैर चालू संपत्ति होता है भाई, गैर चालू संपत्ति होता है, गैर चालू संपत्ति होता है आपका। ख्याति आपका गैर चालू संपत्ति होता है। मूल्यवान संपत्ति होता है भाई, मूल्यवान संपत्ति होता है। उसके बाद भाई अदृश्य संपत्ति होता है। और बता दे भाई। ख्याति कौन संपत्ति होता है भाई? तो गैर चालू संपत्ति होता है, मूल्यवान संपत्ति होता है, अमूर्त संपत्ति होता है, अस्थाई संपत्ति होता है, अदृश्य संपत्ति होता है यार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में दे रहे अमूर्त संपत्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई। अरे अकाउंट का धजिया उड़ा देंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन में होने वाले लाभ को सदारों के बीच किस अनुपात में बांटते हैं? तो जो पुनर्मूल्यांकन जो खाता हम लोग बनाते हैं भाई, उससे जो लाभ या हानि होता है उसको सदार के बीच किस अनुपात में बांटा जाता है? तो ओल्ड रेशो में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? पुराना अनुपात हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। पुराने अनुपात में बांटा जाता है सदार के बीच पुनर्मूल्यांकन खाता के लाभ या हानि को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। याद रखो बढ़िया से भाई। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि त्याग अनुपात का गणना करना पड़ता है भाई। त्याग अनुपात कब निकालते? तो सदार के प्रवेश के समय निकालते हैं त्याग अनुपात। और लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकालते हैं? तो सदार के अवकाश ग्रहण के समय निकालते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सदार के प्रवेश पर हो जाएगा। यानी कि त्याग अनुपात का गणना कब करते हैं भाई? तो सदार के प्रवेश पर करते हैं। त्याग अनुपात का सूत्र बता तुम लोग यार। त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है? तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है। क्या होता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है त्याग अनुपात का सूत्र। यानी कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? त्याग, देखो यार आइए गया त्याग अनुपात का सूत्र। त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है बताओ यार तुम लोग आंसर इसका क्या होगा भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा भाई आपका? बी हो जाएगा। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। यानी कि ओल्ड रेशो में से जो हम लोग न्यू रेशो को माइनस कर देते हैं तो उसको त्याग अनुपात बोला जाता है। बी इसका आंसर होगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नए सदार के द्वारा ख्याति की राशि को नगद लाने को भाई क्या बोला जाता है? तो प्रीमियम बोला जाता है। जब कोई नया सदार फर्म में प्रवेश करता है तो भाई फर्म में वो ख्याति लेके आता है और पूंजी लेके आता है। तो ख्याति क्यों लेके आता है? तो भाई ख्याति व्यवसाय में लाभ में हिस्सा पाने के लिए लेके आता है। और पूंजी क्यों लेके आता है? संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए लेके आता है। तो जो नया सदार जो ख्याति की राशि नगद में लेके आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीमियम बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम बोला जाता है। और ये ख्याति को माने कि जो पुराना सदार होता है किस अनुपात में बढ़ता है? तो त्याग अनुपात में बढ़ता है भाई। कौन सा अनुपात में बढ़ता है? त्याग अनुपात में बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी क्या कहलाता है भाई? तो अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाता है। अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाता है। अस्थाई संपत्ति के मूल्य में जो कमी होता है क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। और अस्थाई संपत्ति के मूल्य में वृद्धि क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। अगर अस्थाई संपत्ति में अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगा भाई, अस्थाई संपत्ति के जो मूल्य होता है मूल्य में जब वृद्धि हो जाएगा भाई क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। लेकिन अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। यार समझते चलना है बढ़िया से क्वेश्चन को भाई। डायरेक्ट ऑप्शन में टिप नहीं करते जाना है। देखो फिर क्वेश्चन आ गया भाई, दायित्व में कमी क्या कहलाता है? तो दायित्व में कमी क्या कहलाता है भाई? लाभ कहलाएगा। दायित्व में कमी क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिटर है आपका माने कि 10,000 के हैं, ठीक है। क्रेडिटर आपका कितना के है? 10,000 के हैं। आपको पे करना पड़ रहा है भाई 8,000, है कि नहीं? तो हम माने कि दायित्व कम पे किए तो हमारे लिए भाई 2,000 माने कम ना हो गया ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन करता है भाई। पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन कौन करता है भाई? तो पुराना सदार करेगा। सदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि का वहन कौन करता है? पुराना सदार करता है। सदार के अवकाश के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि का वहन कौन करता है? सभी सदार करता है भाई। और सदार की मृत्यु के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि का वहन कौन करता है? तो सभी सदार करता है भाई। और सदारी फर्म के पुनर्गठन के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि का वहन कौन करता है? तो सभी सदार करता है। लेकिन सदार के प्रवेश के समय सिर्फ पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि का वहन कौन करता है? तो पुराने सदार करता है भाई। ये तो सदार का प्रवेश का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा यार, पुराने सदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सदारी फर्म में नया पार्टनर शामिल किया था भाई। एक जब सदारी फर्म बनता है तो उसमें नया पार्टनर को भाई कैसे लाएंगे? तो पुराने सदारों से सहमति लेना पड़ता है भाई। पुराने सदारों से सहमति लेना पड़ता है। बिना पुराने सदार के सहमति से कोई भी नया पार्टनर व्यवसाय में एंट्री नहीं कर सकता है भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, पुराने सदारों की सहमति से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिकार क्या कहलाएगा भाई? नाम पक्ष पर यानी कि जो डेबिट पक्ष पर भाई क्रेडिट पक्ष हट जाएगा तो क्या कहलाएगा भाई? लाभ कहलाएगा। नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिकार क्या कहलाएगा भाई? नाम लाभ कहलाता है। यानी कि डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष हट जाएगा भाई तो क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठा में पृथक रूप से दिखाया जाता है भाई। जो अनरिकॉर्डेड मनी लायबिलिटी होता है उसको नए आर्थिक चिट्ठा में भाई किस साइड दिखाएंगे, तो दायित्व पक्ष में दिखाएंगे भाई। दायित्व है तो दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। क्या इसका आंसर होगा आपका? ए हो जाएगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी के मध्य पुराना अनुपात जो है भाई कितना है? 2:2:1 है। बी अवकाश ग्रहण करता है तो नया अनुपात भाई क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है भाई, ए है, बी है और सी है। कितना कितना बांट रहा है? 2:2:1 में बांट रहा है। तो कौन चल जाता है भाई? बी अवकाश ग्रहण करता था। बी अवकाश ग्रहण कर जाता है तो ए और सी के बीच नया अनुपात क्या होगा? तो 2:1 होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? 2:1। 2:1 कौन ऑप्शन में है? बी है, यानी इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा भाई। 2:1 हो जाएगा। ओ यार भाई क्वेश्चन ही गलत है यार, सॉरी हम गलती बता दिए भाई। इसमें क्या बोल रहा है कि नया अनुपात 3:2 होगा, तो इसका लाप्राप्ति अनुपात क्या होगा? तो भाई निकालना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करके भाई निकाल के देखना तुम लोग यार, हम बता देंगे ऐसा आंसर। इसका आंसर कमेंट में आंसर भाई भेज देंगे इसका। ये गलत हो जाएगा भाई, इसका आंसर ही भाई ये वाला नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी सी के मध्य बीच पुराना अनुपात कितना है? 2:1 अनुपात है। बी अवकाश ग्रहण करता है और नया लाभ अनुपात कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है भाई। किसके बीच? यानी कि ए और सी के बीच। तो भाई प्राप्ति अनुपात क्या होगा? तो भाई यानी कि प्राप्ति अनुपात कैसे निकलता था? नया अनुपात में से भाई पुराना अनुपात को माइनस करना पड़ेगा, तब निकलेगा भाई। मालूम चलेगा कितना होगा भाई ए और सी के बीच। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा अपने से। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोला कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है भाई। जब हम लोग गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं भाई? तो अवकाश के समय निकालते हैं, मृत्यु के समय निकालते हैं गेनिंग रेशियो। अवकाश के समय निकालेंगे, मृत्यु के समय निकालते हैं भाई गेनिंग रेशियो। लाभ प्राप्ति अनुपात कब निकाला जाता है? तो अवकाश के समय, मृत्यु के समय निकाला जाता है यार। याद रखो बढ़िया से भाई। अकाउंट के क्वेश्चन में दम है ये नहीं यार, इतना ईजी क्वेश्चन है। बोला कि मृतक सदार को देय राशि चुकाई जाती है। जब कोई सदार मर जाता है तो भाई राशि किसको चुकाएंगे? जो उसका मानने की अमाउंट बनेगा फॉर्म से, किसको चुकाएंगे? तो उसके उत्तराधिकारी को चुकाएंगे, उसके मानने की एग्जीक्यूटर को चुकाया जाता है, उसके नॉमिनी को चुकाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? तो भाई सदार के प्रवेश के समय तैयार किया जाता है, सदार के अवकाश के समय तैयार किया जाता है, सदार की मृत्यु के समय तैयार किया जाता है, सदारी फर्म के पुनर्गठन का समय तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखने बोल रहा है कि सभी सदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई पॉलिसी जो होता है क्या कहलाता है भाई? तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहलाता है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कौन सा खाता है? तो भाई व्यक्तिगत खाता है। ज्वाइंट लाइफ जो पॉलिसी होता है कौन सा खाता होता है? तो व्यक्तिगत खाता होता है भाई, पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि सभी शहर के लिए बनता है। तो ये क्या होता है भाई? व्यक्तिगत खाता होता है। और सभी शहर के नाम पर जो हम लोग मैंने जेल भी करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहलाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाता भाई कौन सा खाता होता है? तो नाम मात्र खाता होता है या अवास्तविक खाता होता है? क्या होता है? अवास्तविक खाता होता है। अवास्तविक खाता भी इसको बोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या बोला जाता है? अवास्तविक खाता। पुनर्मूल्यांकन जो खाता होता है भाई नाममात्र खाता होता है या अवास्तविक खाता होता है। इसको भाई लाभ हानि समायोजन खाता भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है भाई, इसको क्या बोला जाता है? लाभ हानि समायोजन का खाता बोला जाता है। समायोजन खाता भी बोला जाता है, लाभ हानि समायोजन खाता भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्या बोल रहा है कि संपत्तियों और दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर भाई कहाँ दिखाते हैं? तो नए आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नए आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? भागना नहीं वीडियो छोड़ के भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बढ़िया सब्जेक्टिव सही करना है, 50 में 50 लाना है। तो भाई वीडियो को पूरा देखो, अंत तक लो वीडियो देखो। भागेगा तो 50 में 50 सही नहीं होने वाला है। चलो देखते हैं 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सदार के प्रवेश में भाई क्या होता है? तो पुरानी सदारी पुनर्गठित होगी भाई। सदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। जब कोई सदार फर्म में प्रवेश करता है तो सदारी फर्म में क्या होता है भाई? पुनर्गठित होता है, पुनर्गठित होती है सदारी फर्म का। 20 का आंसर हो जाएगा भाई। अरे अकाउंट के क्वेश्चन में दम भाई कहाँ है? इजी क्वेश्चन है। वसूली खाता भाई कौन सा खाता होता है? तो नाममात्र खाता होता है। वसूली खाता कौन सा खाता होता है? नाममात्र खाता होता है या अवास्तविक खाता होता है? वसूली खाता कब तैयार किया था बताओ तुम लोग इसका आंसर भाई। तो वसूली खाता फॉर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है। वसूली खाता कौन सा खाता होता है? तो नाममात्र खाता होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समापन व्यय को वसूली खाते किस पक्ष में लिखते हैं भाई? फॉर्म के समापन पर जो होने वाला व्यय होता है उसको मतलब क्या बोलते हैं? वसूली व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वसूली व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसूली व्यय होता है। तो वसूली व्यय को भाई कहाँ पे लिखेंगे? वसूली खाता के। तो डी आर पक्ष में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे भाई? डी आर पक्ष में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? डी आर पक्ष में लिखेंगे। फॉर्म के समापन पर होने वाले व्यय वसूली व्यय कहलाता है और वसूली व्यय को वसूली खाते के डी आर पक्ष में लिखते हैं। याद रखो बढ़िया से भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा भाई।
क्वेश्चन में दम है ये नहीं यार, ये जी क्वेश्चन सब है। बोला कि फॉर्म के विघटन के समय सदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किसको किया जाता है भाई? फॉर्म के विघटन के समय जो सदार के पूंजी खाता का जो शेष होता है किसको भुगतान करेंगे? तो सदार को करेंगे भाई, फॉर्म को थोड़ी करेंगे, पत्नी को थोड़ी करेंगे, पत्नी का तो कोई काम है नहीं भाई सदारी फॉर्म में। इसका ए आंसर हो जाएगा, सदारी फॉर्म हो जाएगा, सदारों को करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर्म के विघटन के समय संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य यानी कि एसेस्ट बुक वैल्यू ऑफ एसेस्ट वसूली खाते किस पक्ष में ले जाया जाता है भाई? तो डेबिट पक्ष में ले जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। फॉर्म के विघटन के समय संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य को वसूली खाते किस पक्ष में लिखते हैं? तो डेबिट पक्ष में लिखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है भाई, तो सामंतांश निर्गमित करता है और पूर्वाधिकारांश निर्गमित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाद में खोल रुकना। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, तो भाई सामंतांश करता है और पूर्वाधिकारांश करता है दोनों। इसका क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 34वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34वां क्वेश्चन बोला कि एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर, भाई प्रीमियम होगा तो 52 इसका आंसर हो जाएगा, और डिस्काउंट होगा तो कितना हो जाएगा? 53 आंसर हो जाएगा। तो क्या बोला कि एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा भाई? धारा 52 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रीमियम 52 और डिस्काउंट 53, याद रखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश आवेदन खाता है भाई, शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट होता है कौन सा खाता होता है? व्यक्तिगत खाता होता है भाई। अंश आवेदन जो खाता होता है व्यक्तिगत खाता होता है। एक होता है अंश आवंटन खाता भी होता है, अंश आवंटन खाता भी होता है, आवंटन, अरे यार भाई लिखाई कहीं नहीं रहा है, अंश आवंटन खाता भी होता है। तो अंश आवंटन खाता भी क्या होता है? व्यक्तिगत खाता होता है। यानी अंश आवेदन खाता व्यक्तिगत खाता और अंश आवंटन खाता भी क्या होता है? व्यक्तिगत खाता होता है। एक होता है अंश याचना खाता होता है, तो वो व्यक्तिगत खाता होता है भाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी भाई क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भाई क्या है? तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई। क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन है। वैधानिक कृत्रिम संपत्ति होता है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है भाई। इसको बनाया गया है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं। हम लोग कौन सा पर्सन है भाई? नेचुरल पर्सन। हम लोग प्राकृतिक व्यक्ति है, लेकिन कंपनी कौन सा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति है भाई, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। देखो भाई बढ़िया समझा रहे हैं, तंगा सा टाइम तो लगेगा भाई। बोला कि समतांशधारी होते हैं। समतांशधारी भाई क्या होता है? तो कंपनी का स्वामी होता है। समतांशधारी कंपनी क्या होता है भाई? स्वामी होता है। और पूर्वाधिकांशधारी भी कंपनी क्या होता है? स्वामी होता है। तो कंपनी के माने के जो अंशधारी होता है भाई क्या कहलाता है? व्यवसाय, कंपनी का स्वामी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 38वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है? तो भाई क्या होता है? इसका आंसर सीमित हो जाता है। एक कंपनी में सदस्य का जो दायित्व होता है भाई क्या होता है? लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है भाई। और सदारी फर्म में जो सदार होता है उसका दायित्व क्या होता है? तो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। और कंपनी में क्या होता है? सीमित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है भाई? तो 200 होता है। और न्यूनतम तुम लोग बताओ भाई, न्यूनतम कितना होगा? न्यूनतम संख्या भाई बताओ, न्यूनतम भाई कितना होता है बताओ? कमेंट करके बताना यार, छोड़ दे भाई कि बता दें। तो न्यूनतम देखो 2 होता है। और पब्लिक कंपनी में न्यूनतम कितना होता है? 7 होता है। और मैंने अधिकतम कितना होता है? तो जारी किए गए अंशों के बराबर होता है, यानी कि अनलिमिटेड होता है भाई। चलो 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंशधारियों को कंपनी से भाई क्या मिलता है? अंशधारियों को जो कंपनी से मिलता है भाई क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। अंशधारी कंपनी से क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। और इन पधारियों कंपनी से क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा आंसर। चलो 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंशों का निर्गमन किया जा सकता है? तो समूल पर करेंगे भाई, प्रीमियम पर करेंगे, बट्टा पर करेंगे। डी हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा भाई। एक नई कंपनी अपने अंशों को बट्टा पर निर्गमित नहीं करती है, लेकिन भाई बाकी जो भी कंपनी होता है भाई पुरानी कंपनी है बट्टा पर निर्गमन कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 42वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तालिका एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर होती है भाई। बकाया याचना पर ब्याज की दर कितना होता है? तो 10% होता है। अग्रिम याचना पर बताओ तुम लोग यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्रिम याचना पर, अग्रिम जो याचना होता है उस पर ब्याज की दर कितना होता है? तो 12% होता है भाई, याद रखो। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की दर कितना होता है? 12%। और बकाया याचना पर कितना होता है? 10% होता है। चलो आगे देख लेते हैं भाई। अरे अकाउंट के क्वेश्चन में दम कहाँ है भाई? हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्गमन पर दी गई जो छूट होता है उसको डेबिट कहाँ पे करते हैं? तो अंश हरण खाते में करते हैं भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट में डेबिट करते हैं भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी का उदाहरण है तो बट्टा हो जाएगा इसका आंसर। कंपनी का उदाहरण भाई क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा। देखो अम्बेडकर ब्रदर्स भाई कपड़ा का दुकान का नाम होता है। भारत संस क्या होता है भाई? नॉर्मल दुकान का नाम होता है। पटना विश्वविद्यालय तो भाई एनपीओ संस्था, ये क्या है भाई? एनपीओ संस्था हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा कंपनी का उदाहरण।
चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। भाई तो बट्टा पर नहीं करेगा, कटौती पर नहीं करेगा। एक नई कंपनी अपने अंश जो होता है उसको धारा 54 में वर्णित है भाई, धारा 53 में दिया गया है कि भाई एक नई कंपनी अपने अंशों को धारा 53 के अनुसार कटौती पर निर्गमन नहीं कर सकती है भाई। लेकिन जब कंपनी कोई बड़ी हो जाती है, समृद्धशाली हो जाती है कंपनी, बड़ा लेवल पर कंपनी हो जाती है, तो भाई बट्टा पर निर्गमन कर सकती है। लेकिन एक नई कंपनी अपने अंशों को बट्टा पर निर्गमन नहीं कर सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, कटौती पर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरण किए गए अंशों को पुनर्निगमन के बाद अंश हरण खाते के शेष को भाई कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, पूंजी संचित खाता में करेंगे भाई, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 46 का सी। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ऋण पत्र है तो भाई ऋण के प्रमाण पत्र है, लोन्स का सर्टिफिकेट है। ऋण पत्र क्या होता है? ऋण के प्रमाण पत्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है? तो निश्चित दर होता है भाई ऋण पत्र ब्याज की दर। ऋण पत्रों पर ब्याज, ऋण पत्रों पर जो माने कि ऋण पधारियों को मिलता है भाई, क्या मिलता है? ब्याज होता है। इस पर दर क्या देता है? निश्चित दर दिया जाता है, एकदम फिक्स रेट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋण पधारी होते हैं तो कंपनी के लेनदार कहलाता है। ऋण पधारी जो होता है कंपनी का क्या कहलाता है भाई? लेनदार कहलाता है। और ऋण पधारी को कंपनी से क्या मिलता है? तो ब्याज मिलता है। कैसे मिलता है? तो निश्चित दर से मिलता है यार ब्याज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारणतया ऋण पत्र होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सुरक्षित होता है साधारणतया ऋण पत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आपको मैं 50 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो कहूँगी बहुत भाई लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो भाई कोई स्टूडेंट देखना नहीं चाहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसमें 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और वो आपके बाद मैंने इसके बाद हम तुरंत मैं 50 क्वेश्चन के वीडियो लेके आ रहा हूँ भाई अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि उस स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके भाई, और अकाउंट का ऑब्जेक्टिव उस स्टूडेंट का भी स्ट्रॉन्ग हो सके, और वो भी स्टूडेंट भाई 50 50 MCQ कर सके। चलो।